करते हैं। दानियाल अजीज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हबीब साहब, आपसे साहब आप पार्टी लीडरशिप के भी खासे क्लोज रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में भी मुख्तलिफ नोयत की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO जो है वो डिमांड कर रही है हुकूमत से, और यही वो रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटन फॉर्म में अभी तक कुछ देने को तैयार नहीं लग रही। बज़ाहिर यही लग रहा है। ये सब कहने की बातें हैं जी। असल में मैं समझता हूं कि दोनों की इस टॉक्स की किसी भी कामयाबी में सियासी मौत है। जैसे आपने अभी सुना भी कि अगर ये PMLN कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेती है और हुकूमत की लेजिटिमेसी कायम कर लेती है तो ये अपोजिशन के लिए सियासी मौत है। और अगर अपोजिशन अपनी लेजिटिमेसी बरकरार कर लेती है और अपना जो पॉपुलर मैंडेट है या पॉपुलर वेव है उसके ऊपर दोबारा से सैडल में बैठ जाती है, वो तो हुकूमत के लिए मौत है। इसलिए मेरे ख्याल में दोनों सिंसियर नहीं है इन टॉक्स में। हाँ, PTI एक फॉलो कर रही है पॉलिसी, ये चाइनीज मिलिट्री डिक्टम है, उसको कहते हैं टॉक फाइट फाइट। जब चाइनीज रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त ये इन्वेंट हुआ था। तो जब उनको सांस चढ़ जाती थी, लड़ के और चीजें बिखरी होती थी, उनको दोबारा जमा करने के लिए वो टॉक्स में दाखिल हो जाते थे। कुछ देर टॉक्स करते थे, जब अपनी सारी साख इकट्ठी कर लेते थे दोबारा, तो फिर से वो फाइट की तरफ चले जाते थे। तो मेरे ख्याल में PTI तो अपनी फाइट को बढ़ाने के लिए 20 जनवरी का इंतजार कर रही है। उनको बड़ा इस बात का शक है कि वहां से जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो कांग्रेस के खत आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो उनको सपोर्ट दरकार है, कि उससे ये अपने इशू को इंटरनेशनलाइज कर लेंगे। ये इनका बहुत बड़ा पहलू है। हैरानगी की बात यह है कि ये इल्जाम PMLN पे लगता था जिस वक्त ये तज्जियाकार साहिबान आए होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जनरल शुएब साहब थे, वो कहते थे कि PMLN तो इन्वेस्ट कर रही है बाहर, वो अपने सेल बना रही है जो कि सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें चलाएगी और इस तरह कर रही है तो इनको पकड़ लिया जाए। तो इस तरह की मतलब बातें हो रही थी। तो आज मुझे बताएं कि कौन वो सेल चला रहा है, क्या बातें कर रहे हैं वजीर आजम और बाकी सारे, किस किस्म के कवानीन पास किए जा रहे हैं। तो ये सारा जो कुछ भी तैयार करता है और ये जो भुगतना पड़ रहा है, ये उस वक्त तैयार किया था इमरान खान साहब ने अपने लिए, कि उन्होंने ये रास्ते दिखाए सारे और बड़े फख्र से बताते रहे कि जी बजट पास करने के लिए तो हमारे पास एक कर्नल साहब थे, वो वोट ले आते थे तो हमें तो बड़ा आराम था। तो ये जो सारा कुछ जो इन्होंने देखा करवाया है कि मैं रुलाऊंगा उनको और कवानीन को तोड़ के DGFI को बुला के कहा कि जी इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए, डिसेंशन के मुकदमे बनाए, और इस तरह की चीजें जो हमने सारी सुने, वो सारी की सारी जो है अब उनको प्लेट में डाल के तो सर्व की जा रही हैं। तो वो देख रहे हैं ये सारी बात। उस वक्त हम कहते थे ये बात, लेकिन बहरहाल अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो तो बेचारी ऊं पे उतर आई है। उनके पास तो अब राय कुछ नहीं, ना उनकी कोई पब्लिक मैंडेट रही है और ना उनकी कोई पॉलिसी सक्सीड हो रही है, ना वो बिजली चोरी में कुछ कर सकते। उनके लिए तो सर्वाइवल की जंग है कि ये कुछ टॉक्स करवा ले और ये झूठे सच्चे कोई प्रोग्राम बताएं, कोई उम्मीद पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर्स तो सारे उनके खिलाफ जा रहे हैं। और मार्च में IMF आ रहा है, वो तलवार लटकी हुई है। अभी मार्च से पहले जो आपने 20 जो है जनवरी का इशारा किया, हबीब साहब जो अंदरूनी हक है, दाल साहब क्या लग रहा है जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो दोनों जानिब से कुछ मुतालबात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 मुतालबात पे खड़ी है कि जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई। हुकूमत का भी कोई मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्या ऐसा करे कि हुकूमत भी रिलैक्स रहे? हुकूमत का मुमकिन जो मुतालबा है वो हो क्या सकता है? मेरे ख्याल में ये मसला जो है इससे बहुत बड़ा है जो कि आप जिक्र कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक अमरीकी फौज के सरबराह ने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो जंग है वो इस्लाम की रूह की जंग है, और ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात का सामना करके अपने आप को इससे थोड़ा सा बचा के रखा है, क्योंकि जो यमन में जंग चल रही थी और उसको असेंबली में ये करारदाद पास करके इनकार कर दिया सऊदी अरेबिया जैसे दोस्त को, और फिर उसी सऊदी अरेबिया की जो जमा फौज थी मुसलमान ममालिक की बुनियाद पर, उसका सरबराह जो है वो पाकिस्तानी जनरल ही आखिरकार जाके बना। तो ये बड़ी मुश्किल से ये नाप तोल के पाकिस्तान वक्त निकाल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जंग जो है फलस्तीन वाली बढ़ती बढ़ती अब सीरिया तक पहुंच गई है, और जो हम बातें सोच रहे हैं कि ईरान के अंदर भी आपने देखा कि स्ट्राइक हुआ है, और इस तरह से ये जो माजी के तरीक़ाकार थे वो तमाम हटा दिए गए हैं, और मतलब द ग्लव्स हैव कम ऑफ। तो जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस्लाम की रूह है वो पाकिस्तान में समझी जाती है, मेरे बकौल नहीं, उनके अपने बकौल। तो आपका क्या ख्याल है फिर इस मुल्क में इस वक्त जो वहाँ के जो आलाकार हैं जो उनकी ज़बान बोलते हैं,
तो यहाँ पर तो इस वक्त वो सफेद मतलब हीट में आया होगा, व्हाइट हॉट होगा इस वक्त, और वो बिल्कुल है। आप देखें जो न्यूज़ वीक है, मैं पढ़ा था, मुझे बहुत हैरानगी हुई इस बात की देख के कि जो वो सुलेमान साहब थे, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, जो कि एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, और उसका ट्रम्प साहब बड़े फखर से जिक्र करते हैं। उसके बाद रिटेलिएशन में भी उसका एक मिसाइल स्ट्राइक ईरान ने की उनके बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने खुशी का इजहार किया जो इमरान खान साहब है। और इसी तरह से जो ये आप कासिम सुलेमानी का मामला डिस्कस कर रहे हैं, वो उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। जी ठीक है, जी, वो इशारा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, आई डोंट नीड टू मिंस माय वर्ड्स, मैं तो पहले ही मर के बचा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में मैं जो देख रहा हूँ वो तो एक बहुत बड़ी कोल्ड वॉर या जंग की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये ताकतें जो हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस में जिन लोगों ने ये खत साइन किया है, मैंने खुद थोड़ी सी रिसर्च की इंटरनेट पे, और मुझे बार बार ये चीज सामने आई कि उन कांग्रेसमैन के जब पूछा कि आपने इस खत पे क्यों साइन किया जो इमरान खान साहब को या ह्यूमन राइट्स के बजाय हक में था, तो उन्होंने बताया कि हमें ये बताया गया कि चाइना को पाकिस्तान में घुसने से इमरान खान रोकेगा। ये भी एक पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पहलू मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये आखिरकार जो पाकिस्तान है, ये फिर से मरकज बनता जा रहा है पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग है उसकी, और इसके दरमियान में यहाँ पर जो निशानदेही है वो हमारी आवाम तक किसी ने पहुंचाई ही नहीं है कि यहाँ पर असल में किस चेहरे के पीछे क्या है। और अगर मैं उसमें तफसील में जाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको पसीना आ जाएगा। और मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि देखें, जान अल्लाह को देनी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हकीकत जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ खेले जाना वाला है, और जो अगले 4 साल हमने फेस करना है, उसकी बिल्कुल खुल के बात होनी चाहिए, और फिर जो फैसला करते हैं करें। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल आप बता रहे हैं खासे प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो रीजन की सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा की सूरत हाल है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंटरनल हार्मनी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। चले अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ा साहब, अभी आप एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को उसकी बात कर रहे थे, लेकिन इंटरनल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर अभी तक कह लें कि उस तरह से हुकूमतों की तवज्जो नहीं है, वो सूबाई हुकूमत हो कि मरकजी हुकूमत हो, उस तरह से उसको हल करने के लिए कोशिश नहीं कर रही। ये जो हमारा मुखालिफ मुल्क है, जो इंडिया है, और उसके जो इस वक्त रीजनल अज़ाइम हैं, और जो ये ग्लोबल अपनी रीच जो है ये जाहिर करता जा रहा है कि किस तरह से ये आगे चलना चाहता है, और किसी किस्म का कोई इनको परवाह नहीं किसी कानून की, किसी इंटरनेशनल डिक्टम की। तो इस तरह से अगर आप ये जो फलस्तीन में हो रहा है और ये इनके जो आपस में रब्त और ताल्लुक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। सो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये पारा चिनार में हो या बलूचिस्तान में हो, ये सब ये एस्टेब्लिश्ड है कि उसके पीछे इनका हाथ मुख्तलिफ मौक़ों पे साबित हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम रहा है। और अब ये दुनिया में भी ये हो रहा है, और दुनिया जो है वो बजाय हमसे दूर होती जा रही है, वो इस तरफ आ रही है। यानी जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, तो ये पाकिस्तान में ये मुझे बहुत खौफ आ रहा है इस बात का, और ये बात साफ साफ होनी चाहिए कि कौन किसके पीछे क्या चीज है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग जो इस वक्त खफा है पीटीआई के साथ, वो फॉर्मेटिव डेज की बातें बताते हैं, आके टीवी पे बताते हैं, कस्में खाते हैं, उन्होंने सपारा उठाया हुआ है, और हम कैसे ना उनको बिलीव करें। मैंने खुद जो तहकीकात की उसमें ये मालूम पड़ा कि इनको जो है फंडिंग कहाँ कहाँ से मिलती रही है। बहुत दफा मैंने टीवी पे आके कहा वो केस क्यों दबा दिया गया, वो गायब हो गया सारा। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये शवाहिद हैं, और ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, और ये वक्त हमें आना है, क्योंकि जो कुछ बाहर की दुनिया में हुआ है वो बहुत जल्दी आपको विजिट करने वाला है। आपको ये जो एपेक्स कमेटी इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से मालिक इन्वॉल्व हैं, उनको मालूम है कहाँ से फंडिंग हो रही है। हमजा साहब ये बताएं कि 3 अतराफ से जो पारा चिनार है, खुर्रम एजेंसी, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ना तहकीकात है, ना मुतालिया है, ना उनको अंदाजा है। उन्होंने एक अकाउंटेंट को फॉरेन मिनिस्टर करके बैठाया हुआ है जिसने पहले इकोनॉमी का सत्यानाश किया, और ये बिल्कुल जो है अनइक्विप्ड है इस चीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है इम्तियाज साहब, अदाल साहब क्या लग रहा है, हुकूमत का दावा है कि बेहतरी आ रही है इकोनॉमी में, लेकिन एक आम पब्लिक, एक आम आदमी तक अभी तक उसके समरात नहीं पहुंचे। समरात नहीं पहुंचे जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन हुई है, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन एक आई वॉश है, वो एक स्मोक स्क्रीन है, एक पर्दा है
जिसके पीछे असल जो इरादा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो गया है। ये आप इस बात को मत रद्द करिएगा कि अगर उड़ान को अनाउंस करने के, इकोनॉमिक प्लान अनाउंस करने से एक दिन पहले एक अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्टर साहब जाके करते हैं, जिनका अपना प्लान 14 अगस्त को अनाउंस होना था, वो मुलतवी कर दिया गया। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उड़ान के लॉन्च के एक दिन पहले वो तमाम नुकात आउटलाइन करते हैं जो उनके 14 अगस्त वाले प्लान में थे, जो कि अनाउंस नहीं हो पाया बावजूद तमाम धूमधाम की। तो वो डार साहब को भेज दिया गया। तो इसलिए जो स्टेटस को की फोर्सेस है बजरिया डार साहब, वो असरअंदाज होकर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ग्रोथ में कन्वर्ट करने से स्टेटस को तरजीह दे के रोक रहे हैं। और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इकोनॉमीज की तर्ज पे अपना ग्रोथ पैदा करनी है, जैसे वियतनाम ने की, जैसे बांग्लादेश ने की, जैसे बेशुमार मुल्कों ने की, इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो उससे वहां पर जाने, क्योंकि वहां यहाँ पर एक अशरफिया का हिस्सा है जो कि माजी के पाकिस्तान की मईशत की तबाही का फायदा उठाती रही है। उसमें डार साहब जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने असासे बेच के मजीद फॉरेन एक्सचेंज लाकर वो लुटा दें, मजीद लुटा दें तो 4-5 साल निकल जाएंगे, हम कुछ भी ना तब्दील करें, जबकि वो रास्ता हमें बार बार IMF के पास लेके गया। तो इसलिए अब हम आप तैयारी करें कि ये जो अपना सेक्रेटरी नहीं बदल सकते थे कल तक एहसन इकबाल साहब, या वक्त वो सेंटर स्टेज पे आके तो अब अपना पाकिस्तान को उड़ाने का बता रहे हैं, जो कि पीडीएम के जमाने का प्लान है। और ये जुलाई की 30 तारीख को ये फिर अनाउंस हुआ था। आप जाके लोगों देखने प्लान की, उसको झाड़ झूड़ के तो इन्होंने आके प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो 14 अगस्त वाले को खत्म करना था। तो ये जो इनकी अंदरून लड़ाई चल रही है, जो आपको अभी शायद नजर नहीं आ रही, बिजनेस रिकॉर्डर में बड़ा डिटेल में आर्टिकल भी आया इसके ऊपर, इसके असरात जब आप सब बाकियों को कह रहे हैं कि आप मुसाके मईशत के ऊपर आके तो दस्तखत करें, जब आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी सिमत क्या है, वो तमाम चीजें जो 14 अगस्त के प्लान में थी, उनका जिक्र भी नहीं है ये उड़ान वाले प्लान में। तो इन्होंने मतलब एक नया जो है वो प्लान आप कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका अनाउंसमेंट किया है। आखिरी जुमला, जो गुर्बत की सतह है उसमें 13 मिलियन और लोग शामिल हो गए, हमारा 25% पे चला गया, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर है। और हमारी जो ग्रोथ है स्टेटस को के तमाशों की वजह से वो 0.92% आई है, जो पिछले साल जब सबसे बुरा साल था उस वक्त भी वो 2.23 थी, यानी इससे दुगनी से ज्यादा थी जो इस साल आई है। तो आपका खसारा जो है बजटरी वो 400 अरब तजावज कर गया। और 2 महीने बाद आपकी IMF आ रही है, जो कि पहले एक इमरजेंसी मिशन ले आई थी कि सही सूखने से पहले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा गलत हो रहा है। तो आपने ठीक है हबीब साहब, क्या लग रहा है आप